हाँ, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिनॉल का रासायनिक गुण बताया जा रहा था। फिनॉल का रासायनिक गुण में आपको सबसे पहले बता दिया गया था उसका जो अम्लीय प्रकृति होती है, फिर उसके बाद बता दिया गया था आप लोगों को क्षार के साथ अपक्रिया कराया गया था। फिनॉल क्योंकि अम्लीय प्रकृति होती है उसके कारण उसको क्षार से जब रिएक्शन कराया था तो सोडियम फिनॉक्साइड बना था। अब इसके आगे है, फिर उसके बाद हाँ उसमें धातु से भी अपक्रिया बता दिया गया था। अब इसका देखिए जिंक के साथ अपक्रिया है। जिंक के साथ अपक्रिया कराने पर देखिए क्या होता है, इसका नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए जिंक से अपक्रिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये फिनॉल है C6H5OH। इस फिनॉल का गर्म जिंक के साथ हम क्या करते हैं, जिंक जो तप्त जिंक के साथ हम अपक्रिया करते हैं। तो देखिए जो जिंक होता है ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है और क्या मिल जाता है आपको, यहाँ से बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे है अमोनिया से अपक्रिया। तो अमोनिया से अपक्रिया कराने पर देखिए क्या होता है, अमोनिया से अपक्रिया। तो देखो फिनॉल है, फिनॉल का देखो यहाँ पर NH3 से अपक्रिया कराने पर, किससे, NH3 से अपक्रिया कराने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ये OH है, ठीक है, NH3 से अपक्रिया कराएंगे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो होता क्या है, देखो यहाँ पर जो OH है ये OH इसके देखिए ये रिएक्शन जो इसमें देखिए इसमें जो बनाया गया है H, इसके देखो H से निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, वहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ पर देखो आपके यहाँ आर्थो पोजीशन पर NH2, ठीक, यानी एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो फिर आगे देखिए, आगे देखिए इसमें लिखा है कि फिनॉल को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होता है। आगे है ईथरीकरण। ईथरीकरण में देखिए क्या होता है, ईथरीकरण, तो देखिए एसीटोन की उपस्थिति में फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड देता है, जो कि एल्किल हैलाइड से अपक्रिया करके एल्कीन फेनिल ईथर देता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल का देखो NaOH से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए हमने बताया था ये रिएक्शन होता क्या है, यहाँ पर जो ये Na होता है इसका देखिए इसका जो OH होता है ये OH इसके H को लेकर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, देखो यहाँ पर अलग हो गया, और जो ये Na है ये Na देखो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर करते क्या है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, ठीक। यहाँ पर मेथिल क्लोराइड से कराया गया है, किससे कराया गया है, मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया है। तो मेथिल क्लोराइड का देखो अब जो ये Cl है, ये Cl देखो सोडियम के साथ यहाँ से निकल गया, NaCl के फॉर्म में निकल गया, और यहाँ पर अब देखो जो CH3 बचा ये CH3 उस पर लग जाता है, ठीक। तो CH3 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो ईथर बन जाता है। ईथर कौन सा, यहाँ पर मेथिल फेनिल ईथर बनता है। क्या बनता है, मेथिल फेनिल ईथर बन जाता है। अब आगे देखिए एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण में देखिए यहाँ पर क्या होगा, एस्टरीकरण में देखो जब फिनॉल की अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक, एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। तो अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखो इस प्रकार से देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए यहाँ पर जो इसमें, क्योंकि आप जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए जो ये OH है इसके H को लेकर वाटर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और वहाँ से फिर क्या होगा, ये जो बचेगा पार्ट पूरा आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ से किसका निर्माण हो जाता है, एस्टर का निर्माण हो जाता है, एस्टर का निर्माण।
RCOOR। तो देखिए यहाँ पर एस्टरीकरण हो रहा है, यहाँ पर एस्टर का निर्माण हो जा रहा है। आगे देखिए फिर यहाँ पर एक आध रिएक्शन और देख लीजिए। इसमें देखिए होता क्या है, फिनॉल का देखिए यहाँ पर एसिल क्लोराइड के साथ हम देखिए अब क्रिया करा रहे हैं। एसिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराने पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसके H को देखो यहाँ से लेकर निकल जाएगा, इसके H को लेकर निकल जाएगा। एसिड क्लोराइड के साथ जब हम अब क्रिया कराएंगे तो Cl क्या होगा, इसके H को लेकर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और ये जो भी बचा पार्ट ये आके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और आपको यहाँ से आसानी से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आसानी से एस्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। एक रिएक्शन और भी है, देखिए इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड के साथ हम कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तो अब क्रिया में देखिए होगा क्या, यहाँ पर देखो इसका एक पार्ट जो होगा, ये एक पार्ट देखो ये पूरा यहाँ से देखो ये इस H को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर कीटोन बन जाता है। ठीक, यानी एसीटोन बन रहा है यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर कीटोन नहीं, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक बन रहा है। और कार्बोक्सिलिक के अलावा फिर देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट आके ठीक इसके साथ देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और आपको क्या मिल जाता है, एस्टर। क्या मिल जाता है, एस्टर मिल जाता है। अब आगे देखिए बेंजाइलीकरण में देखिए क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड से कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। यही कारण होता है कि इस अभिक्रिया को बेंजाइलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया हम देखिए यहाँ पर किसके साथ कराते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया फेनिल यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का देखिए जो ये क्लोरीन है ये H के साथ यहाँ पर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और जो जहाँ से निकला वो वहाँ से वो इस फेनिल जो ऑक्सीजन है इसके साथ यहाँ पर ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फेनिल बेंजोएट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फेनिल बेंजोएट मिल जाता है। आगे देखिए इसमें है ऑक्सीकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण कैसे होता है इसका, फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। अब देखिए इसका फिनॉल का जो ऑक्सीकरण हम यानी क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है, देखिए इसका देखिए CrO2 और यहाँ पर Cl2 है। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो Cl है ये Cl क्या करेगा, ये Cl आके देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। और उसके अलावा क्योंकि इसमें 2 Cl है तो एक Cl के स्थान पर देखो हमने बताया था आपको कि इसमें आर्थो पोजीशन और जो पैरा पोजीशन होता है ये बहुत अस्थाई होता है। तो पैरा पोजीशन के देखिए यहाँ पर जो पैरा पोजीशन होगा, इस पैरा पोजीशन के एक हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा। और देखिए अब जो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखो इधर हो जाती है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। और फिर अब क्या होता है, यहाँ पर जो देखिए ऑक्सीजन आपको दिख रहा है CrO2, ठीक, Cl2, इसका जो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। फिनॉल को हवा में खुला छोड़ देने पर भी बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। अगर फिनॉल को हवा में छोड़ दिया जाए तो बेंजोक्विनोन बन जाता है। क्योंकि होता क्या है, आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन जाके सीधे फिनॉल के साथ ठीक है अभिक्रिया करता है और इस प्रकार से बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाता है, जिसका रंग फिर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। हमने बताया था कि अगर फिनॉल को खुले में छोड़ दिया जाए तो ये फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। फिर आगे देखिए बेंजीन वलय से
ठीक है, बेंजीन वलय में अभिक्रिया होता क्या है, देखिए फिनॉल बेंजीन वलय आर्थो और पैरा स्थानों पर अभिक्रिया करता है। ये चीज़ हमने बता दिया था कि आर्थो और पैरा पोजीशन जो होता है इसका वो बहुत सक्रिय होता है और इसी स्थान पर कोई भी ठीक है यहाँ पर आके जुड़ता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिनॉल में आर्थो और पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसे फिनॉल की अनुनादित संरचना से स्पष्ट होता है, ये आपको बता दिया गया था। तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो निम्नलिखित हैं। इसमें से सबसे पहला है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में देखिए क्या होगा, ठीक, नाइट्रीकरण का मतलब ये होता है HNO3, ठीक है, HNO3 से रिएक्शन हम कराएंगे किसका, फिनॉल का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल का रिएक्शन हम देखो HNO3 से कराएंगे। तो HNO3 का ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो इसका जो OH होता है, ये OH क्या करेगा, ये OH जो होगा इसके देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H आपको देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला H, इस H को यहाँ से रिप्लेस, यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा, ठीक। और जो ये N2 बचा है, ये N2 अब आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये आर्थो पोजीशन का और कुछ पैरा पोजीशन का भी प्राप्त होता है, ठीक है। ये नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन भी अस्थाई होता है, तो पैरा पोजीशन पर भी आके जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले या तो फिर इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा और इस वाले हाइड्रोजन को जो यहाँ नीचे लगा रहता है। तो जब इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, ये OH इसके साथ जुड़ करके पानी बनेगा, तो फिर देखो आर्थो का प्राप्त हो जाएगा। और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को जब ये OH यहाँ से लेकर निकालेगा तो ये पैरा पोजीशन पर आके नाइट्रो यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है, यानी NO2 आके जुड़ जाता है। अब आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर, ठीक, ये देखो ये OH जो होगा, ठीक, या तो इस हाइड्रोजन को निकालेगा या तो ये वाला OH इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ जो नीचे वाला है, और या तो फिर इस वाले हाइड्रोजन, क्योंकि यही तीनों अस्थाई होता है। आपको बताया गया था कि आर्थो पैरा और, ठीक है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन का इसका स्थाई होता है। तो ये देखो ये भी ये आर्थो है, ये भी आर्थो है, और ये नीचे वाला क्या है, पैरा पोजीशन। तो देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आकर के ये जुड़ जाता है, ठीक है, ये NO2 और OH तो मान लीजिए उसको हटा दिया हाइड्रोजन को। फिर अब आगे देखिए सल्फोनीकरण, यानी क्या होता है, H2SO4 से सल्फोनिक एसिड से अभिक्रिया। तो इसमें अब देखिए क्या होगा, इसका देखो यहाँ पर देखो जो इसका OH है, ये OH, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है SO3H जो बचेगा OH इसके साथ, तो H2SO4 का, ठीक। तो ये जो OH होता है ये OH, ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी या तो आर्थो पोजीशन पर या तो फिर पैरा पोजीशन पर उस वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो SO3H होता है वो आकर के जुड़ जाता है। यही क्या इसका सल्फोनीकरण है। फिनॉल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ये निम्नलिखित उत्पाद, ठीक है, निम्न उत्पाद बनते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है एल्कीनीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, एल्कीनीकरण में फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो व पैरा एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीनीकरण, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं इसी को। अब देखिए इसमें रिएक्शन के द्वारा समझिए होता क्या है। यहाँ पर देखो फिनॉल है, फिनॉल का अब यहाँ पर हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, देखिए मेथिल क्लोराइड से करा रहे हैं। अब होगा क्या, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसके आर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और आ करके यहाँ पर क्या होगा, CH3 यहाँ से जुड़ जाएगा। क्या करेगा, CH3 आकर जुड़ जाएगा। प्रेजेंस किसका होगा, AlCl3 का प्रेजेंस होगा। किसका प्रेजेंस हो गया, AlCl3 का। और यहाँ से देखो HCl यहाँ से निकल गया, ठीक। तो ये प्राप्त हो गया। आगे फिर अब इसके आगे है एसिलीकरण। एसिलीकरण में देखिए क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिली क्लोराइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो एसिटिल फिनॉल तथा पैरा एसिटिल फिनॉल का निर्माण होता है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर
ये देखो फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ पर एसिल क्लोराइड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, एसिल क्लोराइड से करा रहे हैं। अब ये देखो ये जो Cl होगा, ठीक, ये Cl क्या करेगा, ये Cl इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, ठीक, या तो इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा या तो फिर पैरा वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, अब जो भी बच रहा है वो आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, या तो आर्थो एस्टिल फिनॉल बनेगा या तो पैरा एस्टिल फिनॉल बन जाता है आसानी से। अब इसके बाद है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में देखिए क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के आधिक्य में कराने पर 2,4,6, ठीक, 2,4,6 डाई ब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। कैसा श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल का देखिए ब्रोमीन के साथ हम करा रहे हैं, किससे, ब्रोमीन जल से करा रहे हैं, Br2 से। अब होगा क्या, ये जो देखो, क्योंकि 3 दूनी 6, टोटल कितने 6 Br हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे देखिए 3 लगा दिया गया है तो 6 Br हो जाएंगे। अब जो 3 Br होगा, ये तीनों इस देखो, पहले इस आर्थो पोजिशन वाले हाइड्रोजन को, दूसरा इस पैरा पोजिशन वाले हाइड्रोजन को, और तीसरा इस आर्थो वाले पोजिशन हाइड्रोजन को यहाँ से स्थगित मतलब अलग कर देगा, ठीक, और HBr के रूप में निकल जाएगा। और जो 3 Br बचेगा वो तीनों आकर के आर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन और इस आर्थो पोजिशन पर आके जुड़ जाते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,4,6 डाईब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये हो गया ब्रोमीनीकरण। आगे देखिए फिर क्या होता है, फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन से निष्क्रिय विलायक जैसे CH2 तथा CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो, ठीक है, पैरा, ठीक है, आर्थो पैराफिनॉल तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। आप देखिए इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल का देखो ब्रोमीन के साथ हम करा रहे हैं और प्रेजेंस क्या है यहाँ पर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसका 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो ये, ठीक, Br है, ये Br क्या करेगा, इसके साथ देखो, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर है तो क्या करेगा, इस वाले देखो यहाँ पर आर्थो पोजिशन वाले हाइड्रोजन को, और देखिए यहाँ पर या तो फिर ये पैरा पोजिशन वाले हाइड्रोजन को यहाँ से अलग कर देगा, ठीक है, दोनों को अलग करेगा। और फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, आसानी से देखो, यहाँ पर देखो आर्थो पोजिशन पर यहाँ पर Br लग गया और यहाँ पर पैरा पोजिशन पर Br लग गया। ये चीज़ आपको, ठीक है, समझना होगा। और यहाँ से क्योंकि Br के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो जुड़ा था तो हाइड्रोजन के साथ देखो 2 HBr के रूप में यहाँ से अलग हो गया। ये चीज़ प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अब बात, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।